गुड मॉर्निंग। चलिए, अपना जो है राजस्थान का भौतिक विभाजन टॉपिक चल रहा है। इसको मैंने समझा दिया है, मैं 2 मिनट में दोबारा से रिवाइज करके फिर इसको आज लिखना है। भौतिक विभाजन का आधार हमने क्या लिया है? वर्षा, और सेकंड आधार वनस्पति। भौतिक विभाजन जो है वो शुरू में कितने प्रकार का किया गया था? 7 प्रकार का। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने भौतिक विभाजन कितने प्रकार? अच्छा, वीसी मिश्रा ने भौतिक विभाजन कितने प्रकार का किया था? 7 प्रकार। फिर एचएम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना ने कितने किया? 4 प्रकार। 4 प्रकार का भौतिक विभाजन है। ये पहला भौतिक विभाजन क्या है? ये जो यहां से लेकर के यहां तक का थार मरुस्थल। थार मरुस्थल यहां से यहां तक का जो पिंक वाला है वो क्या है? अरावली पर्वतमाला। फिर ये जो पीले येलो वाला है ये क्या चल रहा है? पूर्वी मैदान। और फिर ये दक्षिण पूर्व का पठार, जो वैसे देखा जाए तो यहां तक भी किनारे किनारे आ जाता है। दक्षिण पूर्व का पठार। ये राजस्थान के 4 भौगोलिक विभाजन जो है वो हरिमोहन सक्सेना द्वारा किया गया था। उदयपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इनके मान्यता प्राप्त है। पहला हम देखें थार का रेगिस्तान। उत्पत्ति जो है वो टैथी सागर से हुई है। टैथी सागर के सूखने से थार का रेगिस्तान बना। इसका 62% हिस्सा राजस्थान के अंदर है। बाकी हिस्सा इसका कहां है? गुजरात के अंदर। नंबर सेकंड कहां है? गुजरात। नंबर थर्ड कहां है? हरियाणा। और सबसे कम कहां है? पंजाब। सबसे कम कहां है? पंजाब के अंदर। राजस्थान की ये जो भूमि है उस भूमि की मात्रा कितनी है? 61.11%। राजस्थान की 61.11% भूमि पर फैला है। और राजस्थान के 16 जिले जो है वो रेगिस्तानी जिले हैं। आउट ऑफ 41 16 जिले जो है वो रेगिस्तानी जिले हैं। टैथी सागर से उत्पन्न हुआ यह रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के किनारे किनारे जो है, ये कौन सा किनारा आएगा जो मैंने लाइन खींची है? पश्चिमी किनारा। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक सीमित है। अपने आधार क्या लिया है? वर्षा। तो रेगिस्तान वर्षा कितना है? 50 सेंटीमीटर। यह रेगिस्तान राजस्थान से बाहर जाए तो पाकिस्तान में भी मिलेगा, चोलिस्तान कहलाएगा, ईरान के अंदर भी मिलेगा, नेफद कहलाएगा, अरब में मिलेगा, रबल खाली कहलाएगा, अफ्रीका में मिलेगा सारा डेजर्ट। और ये सारा का सारा रेगिस्तान जब टैथी सागर सूखा तो क्या नाम से जाना जाता था? द ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट। ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट। बाद में ये पैलियो आर्कटिक डेजर्ट टुकड़ों में टूट गया। और थार का रेगिस्तान पैलियो आर्कटिक डेजर्ट का कौन सा पार्ट है? पूर्वी पार्ट है। थार रेगिस्तान पैलियो आर्कटिक डेजर्ट का कौन सा पार्ट है? पूर्वी पार्ट। ये लंबा चौड़ा रेगिस्तान जो है आगे फिर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से इस रेगिस्तान को हमने जो है वो 2 हिस्सों में बांट दिया है। कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो लाइन मैंने खींची है, इससे कम बरसात का क्षेत्र क्या कहलाता है? रेतिल शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। और इससे 25 से ज्यादा और 50 से कम वाला क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा हमने मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। वह मरुस्थल जहां बरसात 25 सेंटीमीटर से कम है उसको हमने क्या कहा है? शुष्क। और जहां 25 से ज्यादा और 50 से कम है उसको हमने क्या कहा है? अर्ध शुष्क।
ये शुष्क मरुस्थल है। इस शुष्क मरुस्थल जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम बरसात का क्षेत्र है। शुष्क मरुस्थल भी आगे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा क्या है इसका, बालुका स्तूपों से मुक्त प्रदेश, एक रेतीला जो है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, रेतीला शुष्क मरुस्थल। एक तो वो मरुस्थल जिसमें रेत के टीले हैं, और एक वो मरुस्थल जहां चट्टाने हैं, बालुका स्तूप मुक्त यानी चट्टाने। इस रेगिस्तान को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, रेतीला रेगिस्तान, चट्टानी रेगिस्तान। रेतीले रेगिस्तान के लिए अपने शब्द इस्तेमाल किया था इर्ग, और चट्टानी रेगिस्तान के लिए शब्द इस्तेमाल किया था हमादा। ये अपने पढ़ा है, इर्ग मतलब रेतीला रेगिस्तान, हमादा मतलब चट्टानी रेगिस्तान। तो ये तो हमादा कहलाता है, ये इर्ग कहलाता है। हमादा जो है वो लगभग 38% है, और 42% है, और ये जो है वो 58% है रेतीला। पहले हम चट्टानी रेगिस्तान देखें। चट्टानी रेगिस्तान अवसादी चट्टानों से बना है। अवसादी चट्टाने कौन सी चट्टाने हैं, जो नदी के पानी के साथ बहती आई मिट्टी के जमा होने से बनती है। तो नदी के अंदर हर साल बाढ़ आती है, नदी में हर साल पानी आता है, हर साल बनती है ये परतदार चट्टाने होंगी, मुलायम चट्टाने होगी, परतदार चट्टाने होगी। नदी के पानी के साथ जीव जंतु पेड़ पौधे बहकर आएंगे, जीवाश्म मिलेंगे। अवसादी चट्टानों की पहली विशेषता क्या होगी, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यहां हमें समुद्री जीवों के जीवाश्म बहुत सारे मिलेंगे इस अवसादी चट्टानों के अंदर। समुद्री जीव जो कोई टाइम के अंदर, क्योंकि कोई टाइम में क्या था, ये टैथिस सागर था, तो ऑक्टोपस है, पेलिया है, यूनियो है, पाइला है, सिलेंट्रेट्स है, एम्फीबियंस है, फिशिज मछलियां वगैरह है, ये बहुत सारे यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा क्योंकि प्राचीन काल में था, तो डायनासोर्स, और जो है डायनासोर्स के इनके जीवाश्म भी यहाँ मिलते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, जो इन जीवाश्मों को रखने के लिए एक पार्क बनाया हुआ है। आकलवुड फॉसिल पार्क लकड़ी के जानवरों के जो जीवाश्म है उनको रखने के लिए बनाया हुआ है। तो एक तो हो गया किसके लिए फेमस, जीवाश्म के लिए, चट्टानी रेगिस्तान। दूसरा किसके लिए फेमस हो गया, जीवाश्म का शरीर किसमें बदल जाएगा, पेट्रोल के अंदर। जीवाश्म किससे बने होते हैं, हर एनिमल्स, हर प्लांट के अंदर मेन इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, कार्बन। कार्बन पर प्रेशर पड़ेगा, ताप पड़ेगा, दाब पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोकार्बन में बदलेगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। तो यह रेगिस्तान जो है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयले के भंडारों के लिए फेमस है। तो राजस्थान में पेट्रोल के भंडार क्यों मिलता है, टैथिस सागर की वजह से। टैथिस सागर की वजह से बहुत सारे जीव जंतु थे, और उन जीव जंतुओं का शरीर जो है वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया, कार्बन हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तीसरा, इन परतदार चट्टानों के मध्य प्राचीन सरस्वती नदी जो इस रेगिस्तान में बहती थी, मिट्टी से जो है वो नीचे चली गई। सरस्वती नदी का मीठा पानी मिलता है, पर इन रेगिस्तान में जगह जगह हमें सरस्वती नदी का मीठा पानी मिलता है। चट्टानी रेगिस्तान में पर्टिकुलर सरस्वती नदी का मीठा पानी जो है वो परतों के मध्य मिलता है। और यह मीठा पानी की दो प्रमुख बेल्ट है यहाँ पर, एक तो है मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, और एक है बालोतरा से सांसोर के बीच में। मोहनगढ़ से पोखरण वाली बेल्ट जो है रेगिस्तान की सबसे बड़ी जल पट्टी है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। मोहनगढ़ से पोखरण तक लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस जल पट्टी में हम खुदाई करते हैं, कोई ट्यूबवेल खोदे या कोई खोदे, तो हमें अथाह मीठा पानी मिलता है। इसके लिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी बताए थे। जैसलमेर का चंदन नलकूप जो लाठी क्षेत्र में है, लाठी क्षेत्र इसी जलपट्टी पर है, लाठी गांव लाठी क्षेत्र में है, और किसके लिए फेमस है, जल भंडारों के लिए फेमस है। और साथ ही साथ यहाँ पर सेवण घास मिलती है, पानी है तो घास भी है। सेवण घास सबसे पौष्टिक घास है, राज्य पक्षी गोडावन का आवास है, तो गोडावन के सुरक्षा के लिए भी ये जलपट्टी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सामने चट्टानी रेगिस्तान की विशेषताओं, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है।
रेतीला रेगिस्तान जो है वो उसमें रेत के टीले हैं जो ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में है, बॉर्डर एरिया के अंदर है। यहां पर हमें तीन चीजें मान देते हैं, टीले हैं, दोहरे हैं, दरियन है। टीले हैं, दोहरे हैं। टीले रेत के जो टीले होते हैं, टीलों में अगर लहरेदार हो तो उसको दोहरे कहेंगे, और टीले गतिशील हो तो उसे क्या कहेंगे, दरियन कहेंगे। टीले, दोहरे और दरियन, यहाँ कई प्रकार के टीले मिलते हैं, जिसमें सबसे फेमस अपन ने पढ़ा था कल, कौन सा है, बरखान। ये इस तरह की आकृति का है अभी बरखान, ये बरखान, दो भुजाएं इसकी, जिसमें कई बार पानी बनने से पलाया झील भी बन जाती है, बरखान। बरखान जो है यह शेखावाटी क्षेत्र में भी मिलते हैं, जैसलमेर क्षेत्र से लेकर के शेखावाटी क्षेत्र तक हमें जगह जगह बरखान मिलेंगे। अर्धचंद्राकार टीले जो हवा के साथ गति करके रेगिस्तान का प्रसार करते हैं, इनकी गति को मार्च ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। सबसे रेगिस्तान में सबसे नुकसानदायक टीले कौन से होते हैं, बरखान। सबसे नुकसानदायक टीले, क्योंकि ये क्या करेंगे, गति करेंगे। अब गति करेंगे तो मान लीजिए इधर से यूं आ रहे हैं आंधी के साथ में, बस में मेरा खेत आ गया, तो आज तो मैंने फसल बुआई कर रखी, अगले दिन आके देखते हो तो खेत में मिट्टी मिट्टी भरी हुई पड़ी है, पूरा खेत क्या होगा, बंजर होगा। अब उस मिट्टी को कौन हटाए। तो इस तरह से यह रेगिस्तान का प्रसार करते हैं। सबसे नुकसानदायक टीले हैं बरखान। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो आंधियों के साथ में, हवाओं के साथ में गतिशील रहते हैं, मार्च ऑफ डेजर्ट्स कहते हैं बरखान। हवा की गति में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा छोटी और एक भुजा लंबी होगी, तो ऐसा बरखान क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। हवा की दिशा में परिवर्तन होने से भुजा जो है वो लंबी चौड़ी में परिवर्तन हो जाएगा, तो शीर्ष कहलाएगा। और ये जैसे इधर से हवा आ रही है, हवा के साथ में मिट्टी उड़ करके आ रही है, हवा चलते चलते जैसे स्लो होगी, मिट्टी हवा की दिशा में ही एक ऊंचे टीले के रूप में जमा हो जाएगी। इसको अपन क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य टीले, जो कि हवा के पैरेलल में बन रहा है। अनुदैर्ध्य टीले पैरेलल में है, हवा चल रही है, मिट्टी आ रही है, हवा चल रही है, मिट्टी आ रही है, जैसे हवा की स्पीड स्लो हुई, मिट्टी ने वहीं पर जो है टीला बना दिया। हवा के समांतर बनेगा, ऊंचाई में ज्यादा होगा, फैलाव में कम होगा। ऐसे टीले हमें जो है अनुदैर्ध्य टीले कहलाते हैं, जो मुख्य रूप से काम मिलते हैं जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर भी अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र पूछ ले, सम क्षेत्र, इन अनुदैर्ध्य टीलों के लिए फेमस है। अनुदैर्ध्य टीले चूंकि हवा के समांतर है, तो कई किताबों में इसका नाम पवनानुवर्ती भी कहते हैं, यानी पवन के समांतर। कई टीलों इसका नाम पवनानुवर्ती भी कह देते हैं। बाकी अनुदैर्ध्य टीले जैसलमेर। और हवा चल रही है, चलते 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 हवा के साथ में मिट्टी उड़ करके आ रही है, और मिट्टी जो है, हवा आगे जा रही है, मिट्टी 90 के एंगल से जमा हो रही है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और ऐसे टीले क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थ टीले। और ये अनुप्रस्थ टीले जो है वो मुख्य रूप से काम मिलते हैं बीकानेर, पुगल के अंदर, डूंगरगढ़ के अंदर, उदरामसर के अंदर, अपने गंगानगर, सूरतगढ़ वगैरह इधर की तरफ में भी, अनूपगढ़ इधर की तरफ में, गंगानगर का जो डेजर्ट, अनुप्रस्थ टीले मिलेंगे, जो 90 के एंगल से टीले फैले। आप डूंगर पुगल में चले जाइए, मिट्टी मिट्टी है लेकिन फैली हुई है। उदराम से चले जाइए, हाइट है ही नहीं टीलों के अंदर। तो उसके बाद में हम देखें तीसरा, तारा। तारा जैसे रेगिस्तान में ये बेल्ट है, रेगिस्तान में जगह जगह गर्मियों में निम्न दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, इसलिए आंधियां चलती है। आगे अपन जलवायु में करेंगे रेगिस्तान में आंधियां क्यों बहती है, निम्न दाब के क्षेत्र बन जाते हैं। तो जैसे ये टीला था, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बना, टीले से जो है हवा तेजी से मिट्टी यहाँ उड़ गई, यहाँ निम्न दाब का बना, यहाँ उड़ गई, यहाँ निम्न दाब का बना, यहाँ उड़ गई, यहाँ। और इस तरह से टीले की आकृति कैसी हो गई, तारे की जैसी। सूरतगढ़ और मोहनगढ़, नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना है।
ये दो स्थान ऐसे हैं जहां तारा बालू का स्तूप खूब मिलते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में तारा बालू का स्तूप जो है वो खूब मिलते हैं। एक बरखान का अपोजिट कर दिए, बरखान अपन ने ऐसे किया था तो बरखान का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसा। और ये आकृति किसकी बनती है, हेयरपिन आकृति। इसको अपन क्या कहेंगे, पैराबोलिक टिले। जो राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलने वाले टीले हैं, लगभग सभी जिलों में मिलने वाले टीले हैं, बरखान के अपोजिट आकृति में मिलते हैं। इसके अलावा झाड़ियों के पास में मिट्टी जमा हो जाने से टीले बनते हैं, एक दो टीले और हैं, वो कोई विशेष नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, शुष्क रेगिस्तान हो गया। शुष्क रेगिस्तान के दोनों पार्ट हो गए, चट्टानी रेतीला, हमादा और इर्ग दोनों पार्ट हो गए शुष्क रेगिस्तान। अब हम आ रहे हैं अर्ध शुष्क रेगिस्तान। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात है और 50 सेंटीमीटर से कम बरसात। कौन सा क्षेत्र है, अर्ध शुष्क। इसके 4 भाग हैं। एक भाग नागौरी उच्च भूमि रेगिस्तान, ये शेखावाटी रेगिस्तान दूसरा भाग, नागौरी उच्च भूमि रेगिस्तान तीसरा भाग, गोडवाड़ रेगिस्तान चौथा भाग। पहला आता है गग्गर का मैदानी रेगिस्तान। गग्गर का मैदानी गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ गग्गर नदी बह रही है, गग्गर की उपजाऊ मिट्टी आती है। गग्गर की उपजाऊ मिट्टी को हम काठी या बग्गी कहते हैं, जो यहाँ जमा होती है। जमा होने से यहाँ मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। साथ साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़ में पंजाब से खूब नहरें आई हुई है। रेगिस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, गग्गर का मैदानी प्रदेश। रेगिस्तान में सबसे उपजाऊ क्षेत्र, मिट्टी भी उपजाऊ है, पानी भी है, हरियाणा पंजाब से नहरें आ चुकी है। गंगानगर राजस्थान का सबसे सिंचित जिला है। गंगानगर को अपन ने पढ़ा अन्न का कटोरा, हनुमानगढ़ को पढ़ा धान का कटोरा। अन्न और धान दोनों यहाँ खूब। हनुमानगढ़ में गग्गर का अपवाद क्षेत्र जो है वो चावल की खेती या धान की खेती के लिए फेमस है। गंगानगर राजस्थान में सर्वाधिक अन्न उत्पादक जिला है। तो ये गग्गर मैदान आ गया। उसके बाद में शेखावाटी का मैदान, इसमें क्या है, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान का नीचा समतल क्षेत्र है। मैंने आपको परिभाषा बताई थी, एक सिंपल परिभाषा ध्यान रखनी है। सिंपल परिभाषा ध्यान रखनी है। हमारे यहाँ ज्योग्राफिकली जो भी हाइट्स आती है वो किससे आती है, समुद्र तल से आती है। ज्योग्राफी में हाइट्स का एक ही पैमाना है, समुद्र तल। हमारे यहाँ कन्याकुमारी के अंदर जहां अरब सागर, बंगाल खाड़ी दोनों मिलते हैं, वहां के सी तट को लिया हुआ है। समुद्र तल से 300 मीटर तक का ऊंचा समतल क्षेत्र होना चाहिए, क्या कहलाएगा, मैदान। 600 मीटर तक का ऊंचा समतल क्षेत्र क्या कहलाएगा, पठार। 600 मीटर से ज्यादा पहाड़ी इलाका है तो पहाड़। और 600 से 900 तक, 900 से भी ऊंचा है तो वो पर्वत। तो सामान्य परिभाषा, थोड़ी नीची है समतल भूमि है तो क्या कहलाएगी, मैदान कहलाएगी। थोड़ी ऊंची है और समतल भूमि है तो क्या कहलाएगी, पठार कहलाएगी। ये नीचा है और समतल है तो इसको हमने क्या कहा, मैदान। और यहां पर भी अवसारी चट्टानें मिलती है, सरस्वती नदी मिलती है, अवसारी सरस्वती नदी का पानी मिलता है, अवसारी चट्टानें मिलती है। अवसारी चट्टानें किसकी बनी है, चूने की बनी है। अवसारी चट्टानों के एग्जाम्पल क्या है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ये कौन सी चट्टानें हैं, अवसारी चट्टानें हैं। यहाँ चूने की परतें मिलती है। जैसे आप में से कोई पूछ ले, मान लो कैसा चूरू गर्म भी रहता है ठंडा भी रहता है, ऐसा कैसे है, चूने की परतों। चूरू ठंडा भी जल्दी हो जाता है, गर्म भी जल्दी हो जाता है। क्यों, क्योंकि चूने की परतें मिलती है। तो यहाँ चूने की परतें मिलती है जिनके मध्य में पानी बहता है, सरस्वती नदी का पानी जगह जगह मिल जाता है। तो इन परतों को तोड़ करके और जो है छोटा सा तालाब या कुआं बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र किसके लिए फेमस है, जोहड़ के लिए फेमस। कच्चा तालाब बना लिया, कुआं बना लिया, जोहड़ कहलाए। तो शेखावाटी क्षेत्र जो है यह देखिए शेखावाटी प्रदेश रेगिस्तान में
मैदानी प्रदेश है और मैदान के अंदर चूने की परतों के मध्य पानी बन रहा है, तो इसको हम क्या करें हैं, आंतरिक प्रवाह का मैदान। पानी बह रहा है किसके, परतों के नीचे, तो आंतरिक हो गया, आंतरिक प्रवाह का मैदान हो गया। तो शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है। नीचा है, परतें हैं, परतों के मध्य पानी प्रवाहित हो रहा है, तो आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है शेखावाटी क्षेत्र। दूसरा अगर हम देखें, शेखावाटी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो सरस्वती के द्वारा लाई हुई मिट्टी जो है वो यहां जमा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश। बांगड़ का मतलब, बांगड़ जो है वो वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी वर्ड है BAGUR, अंग्रेजी में कहते हैं बागुर, और एक होती है एलुवियल सॉइल, जिसको अपन कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो नदी आज बह रही है और रोज जो है मिट्टी लाके जमा करती है, एक नदी आज से 1000 साल पहले या 50,000 साल पहले बहती थी और उसकी मिट्टी जमा है। तो जो नई जमा हो रही है, जो रोज जमा आ रही है, चंबल में बाढ़ आ गई, अपन देखेंगे बारिश के समय गंगा में बाढ़ आ गई, तो रोज जो जमा होती है उस मिट्टी को तो क्या कहते हैं, खादर, KHADAR। और जो पुरानी जमा है, जो वर्तमान में नहीं आ रही है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बागुर। बागुर को हमने मारवाड़ी में क्या कर दिया, बांगड़। तो बांगड़ शब्द किससे बना है, बागुर से बना है। और बागुर का मतलब क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाखों वर्ष पुरानी। और लाखों वर्ष पुरानी जलोढ़ मिट्टी किससे जमा की, सरस्वती नदी। तो ये बांगुर प्रदेश में कहलाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी की वजह से। नागौर उच्च भूमि रेगिस्तान है, नागौर उच्च भूमि रेगिस्तान है, भूमि ऊंची है यहाँ पर थोड़ी सी, लेकिन पठारी के लेवल की नहीं है, हल्की सी ऊंची भूमि है। यहाँ टीले तो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों के अंदर जो है वो तैथी सागर का पानी जमा हो गया, और तैथी सागर का पानी जमा होने से क्या हो गया, नमक की झीलें बन गई। राजस्थान में सर्वाधिक नमक की झीलें कहां मिलती है, कुचामन, डीडवाना, नागौर, ये सब जो बेल्ट है नमक की झीलों के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ जमीन में से भी जो है निरंतर पानी जो है केसी का बल से ऊपर, तैथी सागर था तो तैथी सागर का खारा पानी नागौर में है, नागौर में सरस्वती का अपवाद क्षेत्र नहीं मिल रहा है, तैथी सागर का खारा पानी है, साथ साथ में मिट्टी के कण है। अब आप में से बहुत सारे लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये खारा पानी केसी का बल द्वारा, कैपिलरी फोर्स, केसी का बल द्वारा जो है ये खारा पानी ऊपर आकर के सतह पर निरंतर क्या है, जमा होता रहता है, और निरंतर नई नई जो है नमक की झीलें बनाता रहता है। केसी का बल जैसे कहते हैं ना, लालटेन है, केरोसिन नीचे, बाती ऊपर है, केरोसिन ऊपर कैसे चढ़ गया, केसी का बल से। इसी तरह से यहां नीचे का खारा पानी ऊपर कैसे आ गया, मिट्टी के बीच में केस नलियां बन जाती है, केसी का बल से। साइंस में आपने क्वेश्चन पूछे होंगे, किसान अगर बरसात हो गई और किसान ने खेत में हल नहीं चलाया तो किसान का खेत खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि केस, बारिश के पानी से केस नलियां बन जाती है और सारा पानी जो है नीचे जो गया हुआ पानी ऊपर आकर के खेत को दलदल में बदल देता है। पौधा जो है वो 10 फीट ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, पानी वो जमीन से ले रहा है, ऊपर वो कैसे जा रहा है, केसी का बल से जा रहा है। तो ऐसे केसी का बल से यहां पानी ऊपर आता रहता है, और पानी ऊपर आता रहेगा तो निरंतर नमक की झील है यहां बनती है। ये गोडवाड़ रेगिस्तान है, गोडवाड़ रेगिस्तान है। गोडवाड़ किसको कहते हैं, लूणी का अपवाद क्षेत्र कहलाता है। यहाँ केवल एक ही यहाँ लूणी और उसकी सहायक नदियां बहती है, जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जालोर है। गोडवाड़ लूणी का अपवाद क्षेत्र। रेगिस्तान का एकमात्र नदी तंत्र किसका है, लूणी का तंत्र। लूणी और सहायक नदियां जो है यहाँ बहती है, बाकी इस रेगिस्तान में कोई नदी तंत्र नहीं है। कुछ छोटी मोटी आंतरिक नदी तो मिल गई, नदी तंत्र जैसे एक नदी दूसरी मिल रही है, दूसरी तीसरी मिल रही है, नदी तंत्र यहाँ नहीं है, केवल एक ही तंत्र है, लूणी का तंत्र। लूणी आगे कहां जाती है, कच्छ की खाड़ी के अंदर, कच्छ कारण फिर कच्छ की खाड़ी। तो ये रेगिस्तान में एकमात्र नदी तंत्र गोडवाड़ क्षेत्र मिलता है, जो कि दक्षिण पश्चिम, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये जो है रेगिस्तान की बनावट आ गई।
फिर रेगिस्तान की विशेषताएं क्या है, रेगिस्तान में शब्दावली का क्या इस्तेमाल करते हैं, रेगिस्तान से आर्थिक लाभ, रेगिस्तान के विकास कार्यक्रम, ये सब अपने टॉपिक जो है वो चलते रहेंगे। तो आज पहले इसको थोड़ा उतार ही दो एक बार। टॉपिक डालिए राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसमें लिखिए वर्षा व वनस्पति के आधार पर, वर्षा वर्षा और वनस्पति के आधार पर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेश में बांटा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेश में बांटा। बाद में हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा है। 4 भौतिक प्रदेश में बांटा है। पहला लिखिए थार रेगिस्तान, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्व का मैदान, चौथा दक्षिण पूर्व का पठार या हड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार या हड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार या हड़ौती का पठार। अब एक एक पॉइंट लिख लीजिए। पहला जाइए थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान उत्पत्ति तैथिस सागर के सूखने से हुई है। थार रेगिस्तान उत्पत्ति तैथिस सागर के सूखने से हुई है। तैथिस सागर के सूखने से हुई है। अरावली के पश्चिमी किनारे पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक का क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक का क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक का क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। यह रेगिस्तान वर्षा रेखा तक का क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र, ये है ना पहले ग्राफ यहां तक का क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र। यह रेगिस्तान प्राचीन पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, यह रेगिस्तान प्राचीन पैलियो आर्कटिक मरुस्थल
प्राचीन पैलियो आर्कटिक पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्सा है। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व पंजाब में फैला हुआ है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है। सर्वाधिक राजस्थान, न्यूनतम पंजाब। सर्वाधिक राजस्थान, न्यूनतम पंजाब। सर्वाधिक राजस्थान, न्यूनतम पंजाब। न्यूनतम पंजाब। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। चोलिस्तान कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। राजस्थान, रेगिस्तान का 62% हिस्सा राजस्थान में है। रेगिस्तान का 62% हिस्सा राजस्थान में है। 62% 62% हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान की 61.11 हिस्सा राजस्थान में है। 62% हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान की 61.11% भूमि पर फैला हुआ है। राजस्थान में है। राजस्थान की 61.11 राजस्थान की 61.11% भूमि पर फैला हुआ है। राजस्थान के 16 जिले रेगिस्तान में हैं। राजस्थान के 16 जिले रेगिस्तान में हैं। रेगिस्तान में है। राज्य में क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान में क्षेत्रफल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा रेगिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। रेगिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा रेगिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा लिखिए शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान लिखा हुआ नहीं, ये शुष्क रेगिस्तान, शुष्क मरुस्थल। पहला हिस्सा शुष्क रेगिस्तान। दूसरा हिस्सा अर्ध शुष्क रेगिस्तान। दूसरा हिस्सा अर्ध शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान, दूसरा हिस्सा अर्ध शुष्क। तो रेगिस्तान के कितने पार्ट है? 2। आधार क्या है? बरसात। कितना सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर। जहां 25 से कम है उसको क्या कहेंगे? शुष्क। और जहां 25 से ज्यादा 50 से कम है अर्ध शुष्क। क्लियर है ना सबको? अब आ जाइए शुष्क रेगिस्तान। टॉपिक डालिए शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान के 2 भाग है। शुष्क रेगिस्तान के 2 भाग है।
दो भाग है। पहला लिखिए चट्टानी भाग। चट्टानी भाग यह यह रेगिस्तान का 62 एकड़। चट्टानी भाग यह रेगिस्तान का यह रेगिस्तान का 42% हिस्सा है। यह रेगिस्तान का 42% हिस्सा है जो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। जो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसकी 3 विशेषताएं हैं। अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, यहां अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहां अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहां अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। डायनासोर डायनासोर जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। जैसलमेर में इन जीवाश्म के लिए जैसलमेर में इन जीवाश्म के लिए आकल वुड फॉसिल पार्क आकल वुड फॉसिल पार्क आकल वुड फॉसिल पार्क स्थापित किया गया है। आकल वुड फॉसिल पार्क आकल वुड फॉसिल पार्क स्थापित किया गया है। आकल वुड फॉसिल पार्क स्थापित किया गया है। दूसरी विशेषता, इस चट्टानी रेगिस्तान में जीवाश्म ईंधन चट्टानी रेगिस्तान में जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, गैस, कोयला आदि मिलता है। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, गैस, कोयला आदि। पेट्रोल को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म से बना हुआ है। पेट्रोल, गैस, कोयला आदि मिलते हैं। तीसरी विशेषता, यहां अवसादी चट्टानों के मध्य प्राचीन सरस्वती नदी का मीठा पानी मिलता है। अवसादी चट्टानों के मध्य प्राचीन सरस्वती नदी का मीठा पानी मिलता है। प्राचीन सरस्वती नदी का मीठा पानी मिलता है। जैसलमेर का लाठी गांव मीठे पानी के लिए चर्चित है। जैसलमेर का लाठी गांव
मीठे पानी के लिए चर्चित है। लाठी सीरीज या लाठी गांव मीठे पानी के लिए चर्चित है। यहां दो जल पट्टियां मिली है। यहां दो जल पट्टियां मिली है। जल पट्टियां मिली है। पहली जल पट्टी मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 60 किलोमीटर की है। जल पट्टियां मिली है पहली मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 60 किलोमीटर की है। दूसरी जल पट्टी मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 60 किलोमीटर की है। दूसरी जल पट्टी बायतू कहां पे है भाई? बालोतरा। दूसरी जल पट्टी बायतू बालोतरा से सांसोर कौन से जिले में है? जालोर। बायतू बालोतरा से सांसोर ब्रैकेट में जालोर के मध्य है। बायतू बालोतरा से सांसोर जालोर के, इसका अभी सर्वे नहीं हुआ, ये नई खोजी हुई पट्टी है, अभी तक पूरा सर्वे नहीं चला। जल पट्टी मिली है, क्या है कहां तक है ये सब अब डिसाइड हो। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। बायतू से सांसोर जालोर के मध्य है। आगे लिखिए इस जल पट्टी पर सेवण घास पाई जाती है। इस जल पट्टी पर सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास पाई जाती है। इस जल पट्टी पर सेवण घास पाई जाती है। राज्य पक्षी गोडावन इसी घास में अंडे देता है। राज्य पक्षी गोडावन इसी घास में अंडे देता है। इसी घास में अंडे देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यहां जैसलमेर का चंदन नलकूप थार का गड़ा, जैसलमेर का चंदन नलकूप थार का गड़ा और बाड़मेर का बटाडू कुआ रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। बाड़मेर का बटाडू कुआ रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। रेतीला रेगिस्तान दूसरा पार्ट आ गया। शुष्क रेगिस्तान का दूसरा पार्ट, चट्टानी रेगिस्तान दूसरा हिस्सा, रेतीला रेगिस्तान यह पाकिस्तानी सीमा के सारे है। पाकिस्तानी सीमा के सारे हैं। यहां कई प्रकार के रेत के टीले मिलते हैं। यहां कई प्रकार के रेत के टीले मिलते हैं। लहरदार टीलों को धोरे लहरदार टीलों को धोरे गतिशील टीलों को धरियन कहते हैं। गतिशील टीलों को धरियन
गतिशील टीलों को दरियन कहते हैं। गतिशील टीलों को दरियन कहते हैं। टीलों के प्रकार, टीलों के प्रकार, पहला लिखिए बरखान। बरखान मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र में मिलते हैं। मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र और जैसलमेर क्षेत्र में मिलते हैं। बरखान मुख्यतः, बरखान मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र, मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र और जैसलमेर क्षेत्र में मिलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र में मिलते हैं। ये अर्धचंद्राकार बालू का टीले हैं। ये अर्धचंद्राकार बालू का टीले हैं। अर्धचंद्राकार बालू का टीले हैं। आकृति इसकी बना लीजिए ब्रैकेट के अंदर, ताकि आइडिया रहेगा। आकृति इसकी ऐसे बनानी है, यूं यूं आकृति बनानी है, ध्यान रखना। आकृति ब्रैकेट में बना लीजिए, आइडिया रहेगा। अर्धचंद्राकार बालू का टीले हैं। ये आंधियों के साथ गति करते हैं। ये आंधियों के साथ गति करते हैं। आंधियों के साथ गति करते हैं। गति, इनकी गति को मार्च ऑफ डेजर्ट कहते हैं। इनकी गति को मार्च ऑफ डेजर्ट, मार्च, MARCH, मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट कहते हैं। मार्च ऑफ डेजर्ट कहते हैं। आंधी के साथ लाइनें बढ़ती जाएगी। मार्च ऑफ डेजर्ट्स कहते हैं। बरखान की एक भुजा लंबी व एक भुजा छोटी हो तो, बरखान की एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी हो तो, एक भुजा छोटी हो तो उसे शीफ कहते हैं। शीफ कहते हैं। शीफ कहते हैं। शीफ कहते हैं। दूसरा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सिर्फ आकृति ऐसी हो जाएगी, एक भुजा लंबी एक भुजा छोटी, ये इस तरह से आकृति हो जाएगी। एक लंबी कर दो भुजा को, एक छोटी कर दो। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसका दूसरा नाम है पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती, दूसरा नाम है पवनानुवर्ती। अनुदैर्ध्य, ये टीले हवा के समांतर बनेंगे। ये टीले हवा के समांतर बनेंगे। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती, ये टीले हवा के समांतर बनेंगे। ऊंचाई में ज्यादा, ऊंचाई में ज्यादा होंगे। ऊंचाई में ज्यादा होंगे। मुख्यतः जैसलमेर के सम क्षेत्र में मिलते हैं। मुख्यतः जैसलमेर के सम क्षेत्र में मिलते हैं। जैसलमेर के सम क्षेत्र,
जैसलमेर के सम क्षेत्र में मिलते हैं। दूसरा सम क्षेत्र अनुप्रस्थ। तीसरा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ये हवा के दिशा के 90 डिग्री कोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ हवा की दिशा के 90 डिग्री कोण पर बनते हैं। हवा की दिशा के 90 डिग्री कोण पर बनते हैं। 90 डिग्री कोण पर बनते हैं के 90 डिग्री कोण पर बनते हैं। ऊंचाई में कम, फैलाव में ज्यादा है। ऊंचाई में कम, फैलाव में ज्यादा है। पुगल बीकानेर। हाँ, प्रसार पुगल बीकानेर फलोदी है। नहीं, इसमें एग्जाम्पल कहां मिलेंगे? ये क्षेत्र कर दीजिए। क्षेत्र पुगल बीकानेर। क्षेत्र कहां है इनका? पुगल बीकानेर फलोदी। फलोदी क्षेत्र। तारा बालू का स्तूप। अगला चौथा प्रकार। चौथा प्रकार आ गया तारा बालू का स्तूप। तारा हवा के अनियमित गति करने से बनते हैं। हवा की अनियमित गति करने से बनते हैं। तारा बालू का स्तूप, तारे की आकृति के स्तूप हवा की अनियमित गति करने से बनते हैं। अनियमित गति, अनियमित गति करने से बनते हैं। यह सूरतगढ़ ब्रैकेट में गंगानगर, यह सूरतगढ़ ब्रैकेट में गंगानगर, मोहनगढ़ ब्रैकेट में जैसलमेर में मिलते हैं। सूरतगढ़, गंगानगर, मोहनगढ़ ब्रैकेट में जैसलमेर में मिलते हैं। जैसलमेर में मिलते हैं। अगला पराबोलिक टीले। पांचवा पराबोलिक टीले। हाँ, पराबोलिक या पैराबोलिक, पैराबोलिक या पराबोलिक टीले। ये बरखान के विपरीत आकृति के होते हैं। बरखान से अपोजिट आकृति बना लीजिए। बरखान की विपरीत आकृति, बरखान की जो आकृति बने उसकी अपोजिट आकृति। बरखान को अपन ने बनाया था यूं, तो ये कैसे बनेंगे? यूं। बरखान की विपरीत आकृति के होंगे। कोमा हेयर पिन आकृति के होंगे। हेयर पिन आकृति के होंगे। हेयर पिन आकृति के होंगे। सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले टीले हैं। सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले टीले हैं। सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले टीले हैं। अगला है 6 पॉइंट। नेक्स्ट नेबखा। नेबखा, नेबखा टीले। नेबखा टीले, ये टीले मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास बनते हैं। ये टीले नेबखा, ये टीले मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास बनते हैं। झाड़ी आएगी तो मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी झाड़ी के। मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास मिलते हैं। नेबखा टीले मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास मिलते हैं। एक लाइन लास्ट लाइन लिखिए।
सर्वाधिक टीले जैसलमेर, सभी प्रकार के टीले जोधपुर में मिलते हैं। सर्वाधिक टीले कौन से जिले मिलेंगे? जैसलमेर में। सर्वाधिक टीले जैसलमेर, सभी प्रकार के टीले जोधपुर, सभी प्रकार के टीले जोधपुर में मिलते हैं। चलिए बस ओके। अपना जो है वो शुष्क रेगिस्तान कंप्लीट हो गया। शुष्क रेगिस्तान कंप्लीट हो गया। अरे ओ, आज तो ग्लोब शाम से शाम तक कराने। आज तो वही पहले गोला बना करके और फिर बाद में राजस्थान का मैच किएगा। पहले तो इसको क्लियर कर दूँ। हाँ क्लियर, ये ऐसे कर दूँ।